एक छोटे से गांव के बाहर नदी किनारे लता अपनी बहू सुनीता के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। लता और सुनीता बहुत गरीब थी। वो दोनों उपले बेचकर ही अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। ऐसे ही एक रोज लता अपनी बहू सुनीता के साथ उपले लेने के लिए सुबह 6 बजे गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि आज किसी गाय ने गोबर नहीं किया। ये देखकर सुनीता अपनी सास लता से बोलती है, माँ जी, अब तो हमें गांव में उपले बनाने के लिए गोबर भी नहीं मिल रहे। पहले तो थोड़ा बहुत मिल भी जाया करता था, पर ये क्या, अब पूरे गांव की गायों ने एक साथ गोबर करना ही बंद कर दिया। माँ जी, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बहू, तू बहुत भोली है। तूने अभी मेरे साथ उपले बेचने का काम शुरू किया है ना, इसीलिए तू नहीं जानती इन गांव वालों की चालाकी। ये गांव वाले गाय का गोबर देना नहीं चाहते, ना ही पैसा खर्चा करना चाहते हैं, इसीलिए ये अपनी गाय के गोबर से खुद उपले बनाते हैं। माँ जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों गरीब सास बहू अपना पेट कैसे पालेंगे? कल भी हमें गोबर नहीं मिला था, जिस वजह से हम उपले बनाकर नहीं बेच पाए, और आज भी हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बहू, लेकिन तू अभी मेरे साथ घर चल। इस तरह से दोनों सास बहू खाली हाथ घर जाती है, जहाँ सुनीता खाना बनाने के लिए बैठती है और वो देखती है कि उसके घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। घर में अनाज ना पाकर सुनीता की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ना तो हमने 2 दिन से उपले बेचे हैं और ना ही हमारी कुछ कमाई हो सकी है। अब तो घर का अनाज भी खत्म हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। लगता है आज हम दोनों सास बहू को भूखा ही रहना पड़ेगा। सुनीता की बातें सुनकर अब लता भी चिंता में पड़ जाती है और इसी तरह से पूरा दिन वो दोनों सास बहू भूखी रहती हैं और रात में पानी पीकर सोने लगती हैं। पर भूख से लता को नींद नहीं आती और वो अपनी बहू सुनीता से कहती है, बहू, ये दुनिया हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, इसीलिए हमें थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। बहू, क्या हुआ कि आज अगर हमें इन गांव वालों ने अपनी मर्जी से गोबर नहीं दिया तो हम गोबर चोरी करेंगे और उन गोबर से हम उपले बनाकर दूसरे गांव में बेचेंगे, वो भी ज्यादा दामों पर। फिर देखना तू कि कैसे ये गांव वाले हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं। जैसे आज हमारे घर का चूल्हा नहीं जल सका, वैसे ही इनके घर का भी चूल्हा नहीं जलेगा। ये फिर हमारे पास खुद आएंगे। पर माँ जी, गोबर की चोरी अगर गांव वालों को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा बहू, तू डर मत। और रही बात गांव वालों की, तो कल से हम गांव में जाएंगे ही नहीं। गांव वालों को समझ में आ जाएगा कि हम अब गांव की सीमा पर हैं ही नहीं। इस तरह से सुनीता और लता सो जाती है और सुबह के 3 बजे उठकर गांव में जाती है, जहां वो सबके घरों के बाहर बंदी गाय का गोबर देखती है। इतना सारा गोबर देखकर सुनीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती थी, ये गांव वाले बड़े ही तेज हैं। न जाने इतने गोबर का क्या करेंगे। अगर ये गांव वाले हम गरीब सास बहू को गोबर दे दें और इन गोबर के उपले बनाकर हम बेच लें, तो इसमें इन गांव वालों का क्या चला जाएगा? आराम से बोल बहू, अगर किसी ने सुन लिया या देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये सारी बातें छोड़ और हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर। इस टोकरे में जितना भी गोबर है ये सारा गोबर भर ले। और हाँ, रोशनी होने से पहले हमें घर भी जाना है। सूरज निकलने के बाद गोबर से उपले भी बनाने हैं और दूसरे गांव में बेचना भी है। इस तरह से लता अपनी बहू के साथ मिलकर गोबर की चोरी कर लेती है। अब घर जाकर दोनों सास बहू और गोबर के उपले बनाती हैं और अगले दिन दूसरे गांव में जाकर सारे उपले बेच देती हैं। वहीं दूसरी ओर गांव वाले जब सुबह उठते हैं और वो देखते हैं कि आज भी उनकी गाय ने गोबर नहीं दिया, तो उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बिंदिया, देखो आज भी हमारी गाय ने गोबर नहीं दिया। अरे क्या हरिया जी, आप भी बेकार ही गोबर का टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। जानवर ही तो हैं। एक दिन गोबर नहीं किया तो कौन सा आसमान टूट गया। वैसे भी सारा दिन तो हमारी गाय गोबर देती ही रहती है। क्या करेंगे हम इतने गोबर का? हाँ, कितना अच्छा खासा लता अम्मा अपनी बहू के साथ गोबर ले जाती थी, पर आप सभी गांव वालों ने मिलकर उनसे उनका काम ही छीन लिया। इस तरह से बिंदिया हरिया को सुनाकर घर में चली जाती है और अगले दिन भी लता अपनी बहू के साथ गांव आकर गोबर की चोरी कर लेती है। ये सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाता है।
अब सभी गांव वाले गोबर की चोरी से परेशान हो जाते हैं। भाइयों, अगर गांव में इसी तरह से गोबर की चोरी होती रही तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, न घर में साफ सफाई हो पाएगी। इसलिए अब हम सभी गांव वालों को मिलकर उस गोबर चोर को पकड़ना ही होगा। हरिया भैया, तुम मानो या ना मानो, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम लता अम्मा और उसकी बहू का ही है। जब से हमने उन दोनों को गोबर देना बंद किया है, तब से ही हमारे गांव में गोबर की चोरी हो रही है। अगर ऐसा है बहन, तो आज रात को कोई नहीं सोएगा। हम सब रात भर जाग कर गोबर चोर को पकड़ेंगे। अब क्या था, अब सभी गांव वाले रात भर नहीं सोते और चोर को पकड़ने की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही रात के 3 बजे लता अपनी बहू के साथ गांव में गोबर चोरी करने के लिए आती है, वैसे ही सभी गांव वाले लता को और उसकी बहू को पकड़ लेते हैं। क्यों भाइयों, मैंने कहा था ना कि ये लता अम्मा और उनकी बहू का ही काम है। क्यों लता अम्मा, हम गांव वालों ने आप दोनों सास बहू को गोबर देना क्या बंद किया? आप दोनों सास बहू गोबर की चोरी करने लगी। चोरी नहीं करते तो क्या करते बेटा? इन गोबर से हम दोनों सास बहू का पेट भर रहा था, और जब से तुम गांव वालों ने गोबर देने से इनकार कर दिया है, तब से हम भूखे सो रहे हैं। तुम गांव वालों को हम सास बहू पे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। बेचारी दोनों विधवा अपना पेट अपना घर कैसे पाल रही थी, ये हम जानते हैं। अरे क्या हो जाएगा अगर तुम लोग अपना गोबर हमें थोड़ा सा दे दोगे तो? अरे तुम्हारे एहसान से किसी गरीब का पेट भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ही तो भला होगा ना। पर आप लोगों को तो हम दोनों सास बहू को परेशान करने में मजा आता है, इसीलिए आप लोगों ने गोबर देना बंद कर दिया। पर हम सास बहू क्या करते, हमें तो अपना पेट पालना ही था ना, इसीलिए ना चाहते हुए भी हमने गोबर की चोरी शुरू कर दी। पर मैं आप लोगों से अब वादा करती हूँ, मैं और मेरी सासू माँ इस गांव की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। नहीं सुनीता बहन, आप दोनों को ही कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसलिए अब हम सभी गांव वाले एक बार फिर से आप दोनों सास बहू को मुफ्त में अपनी गाय का गोबर दिया करेंगे। पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? आप हर महीने अपने उपलों का दाम नहीं बढ़ाएंगे। उपलों का दाम केवल 6 माह में एक बार ही बढ़ेंगे। अगर आपने उपलों के दाम बढ़ाए तो आपके लिए इस गांव से बाहर जाने का रास्ता खुला है। आप बेफिक्र रहिए हरिया भैया। सुनीता और लता की बातें सुनकर सभी गांव वालों को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है और सभी गांव वाले गोबर चोर सास बहू से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी इच्छा से उन दोनों सास बहू को गोबर देते हैं और दोनों सास बहू गोबर के उपले बनाकर बड़े ही सस्ते दामों पर उन्हीं गांव वालों को उपले बेच देती हैं। इसी तरह से गांव वालों को उपले बनाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और दोनों सास बहू अपना पेट भी भर लेती हैं। अंजू अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शारदा अंजू की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजू के लिए अतुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है, तो अंजू अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा? माँ आपको तो पता है ना कि अगर रात को मैं 3 से 4 बार उठ के सो ना करूँ तो मुझे रात को बेड पर ही सो जाता है। अगर शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को मेरी इस बुरी आदत के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, और अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, बताइए। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों सोचती है? क्या पता तेरी ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाए, क्योंकि एक बेटी कभी भी अपनी माँ के साथ तो पूरी जिंदगी नहीं रह सकती ना। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो लोग मुझे ताने मारेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर अंजू इस रिश्ते के लिए मान जाती है। अब अगले दिन अंजू को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन उसी रात अंजू अपनी माँ के साथ सो रही थी और बेड पर वो सूसू कर देती है। सुबह उठकर जब अंजू अपना गीला बिस्तर देखती है तो वो रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख शारदा उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ अंजू, तू क्यों रो रही है? माँ रो नहीं तो क्या करूँ, मेरी बेड पे सुसु करने की आदत कभी ठीक नहीं होने वाली। एक बार आप बिस्तर देखिए, रात को फिर से मैंने बेड पे सुसु किया। अंजू बेटा, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा, बस तू खुद पर भरोसा रख। माँ कुछ ठीक नहीं होगा, और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं शादी से पहले अतुल जी को अपनी इस आदत के बारे में सब सच सच बता दूं, फिर फैसला उनका होगा, चाहे वो मुझसे शादी करें या ना करें।
नहीं अंजू बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे तुझ पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। शादी के बाद तेरी ये बेड पर सूसू करने की आदत भी खत्म हो जाएगी। पर अगर तूने ये सच शादी से पहले ही लड़के वालों को बता दिया तो वो ये रिश्ता तोड़ देंगे। मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता जो मेरी बेटी के लिए आया वो मना करे। शारदा के बार बार समझाने पर अंजू इस रिश्ते के लिए एक बार फिर से हाँ कर देती है। अब शाम को लड़के वाले अंजू को देखने आते हैं और पहले ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद लड़के की माँ कोमल शारदा से बोलती है, बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। मेरे बेटे और आपकी बेटी की जोड़ी लगता है भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। आप तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह से अंजू और अतुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी की डेट भी पड़ जाती है और देखते ही देखते बहुत जल्द अंजू और अतुल की शादी हो जाती है। लेकिन अतुल एक फौजी था, जिस वजह से शादी होते ही अतुल को अपने देश की सेवा करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब कोमल अपनी बहू को अकेला देखती है तो वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, मैं समझ सकती हूँ कि आज ही तेरी शादी हुई है और आज ही अतुल को जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये देश के रक्षक हैं। इनके लिए माँ, बीबी, घर, इन सब से पहले इनका देश होता है। और जब बात आती है ना देश की, तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तू फिक्र मत कर बहू, जब तक अतुल वापस नहीं आ जाता तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी। तुझे माँ की भी कमी नहीं होने दूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत सर पर आ बैठी। अतुल जी तो पति थे, एक पल के लिए तो मैं उन्हें अपना सच बता सकती थी, पर माँ जी को अपना सच कैसे बताऊं? अगर इन्हें मेरे बेड पर सुसु करने के बारे में पता चल गया तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगे। एक काम करती हूँ, रात को मैं अलार्म लगा लेती हूँ, 3-4 बार उठकर सुसु कर लूंगी। इससे मेरी सुसु बेड पर नहीं होगी और माँ जी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इतना सोचकर अंजू अपने सास के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात को कोमल और अंजू एक साथ सो रहे होते हैं, लेकिन अंजू अपने फोन में अलार्म लगाना भूल जाती है, जिस वजह से अंजू से बिस्तर गीला हो जाता है। और जब सुबह वो उठती है तो कोमल चिल्लाती हुई अंजू से बोलती है, हे भगवान, ये बहू मिली है या कोई दूध पीता बच्चा। करम जली, नास पीटी शादी हो गई है लेकिन अभी तक बिस्तर गीला करती है। माँ जी, आप लोगों को मैं ये सच बताना चाहती थी पर बता नहीं सकी। मुझे नहीं पता कि रात में कब मुझसे बिस्तर गीला हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रात को उठकर वॉशरूम जाऊँ, पर मेरी हर कोशिशें नाकाम रह जाती हैं। बहू, तेरी कोशिशें नाकाम होती होंगी, मेरी नहीं। चल निकल यहाँ से, बिस्तर गीला करने वाली। मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। इस तरह से कोमल अंजू को घर से निकालने लगती है और अंजू बार बार रोती हुई एक ही बात कहती है, नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालो। अंजू की आवाज सुनकर कोमल की आंखें खुल जाती है और वह अंजू को उठाकर उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तुझे घर से कौन निकाल रहा है? अब अंजू एक झटके से उठती है और खुद से बोलती है, अच्छा हुआ कि सब कुछ बस एक सपना था। अरे बहू, क्या हुआ? कितनी घबराई है तू? लग रहा है कोई बुरा सपना देख लिया तूने। कितने पसीने छूट रहे हैं तेरे। हाँ माँ जी। अच्छा कोई बात नहीं बहू, ऐसे बुरे सपने ना अक्सर आ जाते हैं। चल अब तू सो जा। अब एक बार फिर से अंजू और कोमल सो जाते हैं और इसी तरह से जब तक अंजू कोमल के साथ सोती है वह रात को अपने फोन में अलार्म लगा कर रखती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजू पूरे घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। कोमल अंजू से बहुत प्यार करती है क्योंकि अंजू एक समझदार लड़की थी जो घर को चलाना अच्छे से जानती थी। देखते ही देखते समय बीत जाता है और अतुल भी कुछ दिन की छुट्टियों पर घर आ जाता है और अतुल के आते ही अंजू मन ही मन खुद से बोलती है, अतुल जी मेरे पति है, मैं उनसे ये सच और नहीं छुपा सकती। मैं कल सुबह होते ही उन्हें सारा सच बता दूंगी। इस तरह से रात को अंजू अतुल के साथ अपने फोन में अलार्म लगाकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही अतुल की आंख खुल जाती है और वो अलार्म बंद करके सो जाता है, जिस वजह से अंजू नहीं उठ पाती और बिस्तर पर ही सुसु कर देती है। और अतुल को अंजू की इस आदत के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद अंजू घबराते हुए अतुल से बोलती है, अतुल जी आप प्लीज इस बारे में किसी और को मत बताना। मैं आपको अपनी इस आदत के बारे में बताना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला।
और मैं आपको सच सच भी नहीं बता पाई। उससे पहले ही मेरा सच आपके सामने आ गया। मेरी आपसे विनती है, प्लीज आप मुझसे रिश्ता मत तोड़ना। अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मेरी माँ जीते जी मर जाएंगी। आज तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी इस सच्चाई को जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे साथ रहने के लिए की है, ना कि तुम्हें छोड़ने के लिए। अरे तुम एक बार मुझे और माँ को अपनी सच्चाई बताकर तो देखती, हम खुद तुम्हारी इस आदत को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करते। अतुल की ये बात सुनकर अंजू हैरान हो जाती है, जिसके बाद अतुल अंजू से बोलता है, हैरान मत हो अंजू, क्योंकि जो बुरी आदत तुम्हें है वही बुरी आदत आज से कुछ साल पहले माँ को भी थी, परंतु मेरे पापा के साथ की वजह से उनकी ये बीमारी खत्म हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ रहकर तुम्हारी भी आदत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और डरो मत, माँ को सब बता दो, जब मैं ना रहूं तब माँ ही तुम्हारी देखभाल करेगी। अतुल के कहने पर अंजू सारा सच अपनी सास को बता देती है और कोमल भी उसकी इस परेशानी को समझती है, जिसके बाद अतुल और कोमल के सहयोग से बहुत जल्द अंजू की ये आदत भी खत्म हो जाती है। 3 जादुई चक्की। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। भुवन अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरने के लिए आए दिन मेहनत किया करता था। उसको जो काम मिलता वो कर लेता था। कभी वो मजदूरी करता तो कभी वो किसी दुकान की सफाई करता। ऐसे ही करके उसको रोज जो भी दिहाड़ी मिलती उसी से वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरा करता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा चीकू कुछ बच्चों को अच्छी और महंगी चीज खाता हुआ देखता है। ये देखकर उसको भी लालच आ जाता है और वो उन बच्चों के पास जाता है और कहता है, तुम ये क्या खा रहे हो? इसे पिज्जा बोलते हैं, ये बर्गर है। अरे हम बता भी किस गरीब को रहे हैं जिसने कभी स्वादिष्ट पकवान को देखा ही नहीं है। ये बोलकर सभी बच्चे चीकू का मजाक बना देते हैं। ये देखकर चीकू उदास हो जाता है और घर जाता है। चीकू को उदास देखकर उसकी माँ रूपा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल को? आज मेरे राजकुमार का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, अगर मैं आपका राजकुमार हूँ तो आप क्यों मुझे बाकी बच्चों के जैसा खाना नहीं देते? आपको पता है सारे बच्चे कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। बेटा, शायद हमारे नसीब में कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं, और मैं तुझसे वादा करती हूँ आज मैं तुझे केवल रोटी और प्याज नहीं दूंगी, आज तुझे रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। सच्ची माँ, तुम सच कह रही हो? हाँ मेरे लाल, मैं सच बोल रही हूँ। बस तू एक बार अपने पापा को आ जाने दे, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ रोटी और सब्जी खाएंगे। ये बोलकर रूपा खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद भुवन घर आ जाता है और कुछ पैसे रूपा के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रख लो और इससे कल अनाज ले आना। कल अपने बेटे चीकू का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी और मेहनत कर लूँ ताकि कल हम अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें दे सके, जिसकी जिद ये हमेशा करता है। इसका मतलब आप फिर से कहीं और काम ढूंढने जा रहे हैं? हाँ रूपा, मैं सारी रात काम करूंगा और अब कल रात को ही आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर आप खाना तो खा लीजिए। खाना खाकर भुवन घर से निकल जाता है और काम की तलाश में चल देता है। ये सब देखकर चीकू को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन चीकू सुबह सुबह उठता है और उसकी माँ उसे बर्थडे विश करती है। कुछ देर बाद चीकू खेलने के लिए बाहर जाता है, पर कोई भी उसको अपने साथ नहीं खिलाता। जिसके बाद चीकू निराश होकर एक तालाब के पास बैठ जाता है और तालाब में पत्थर फेंकने लगता है। तभी उस तालाब में से एक बड़ी सी मछली बाहर आती है, जिसे देखकर चीकू बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। पर वो विशाल जादुई मछली चीकू को रोकती है और उसे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो और तालाब में इस तरह से पत्थर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से किसी को चोट लग सकती है? मुझे माफ करना अगर मेरी वजह से आपको चोट लगी हो तो, पर मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और हम बहुत गरीब हैं
और मेरा बर्थडे बनाने के लिए, मुझे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए मेरे पापा कल से मेहनत कर रहे हैं और रात को घर भी नहीं आए। अच्छा, तो ये बात है जिस वजह से तुम इतने दुखी हो और तालाब के पास आकर उसमें पत्थर फेंक रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दूंगी। पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ दिनों से मछुआरे आ रहे हैं मछली पकड़ने के लिए और एक एक करके जाने अनजाने में कई अनोखी मछलियों को मछुआरे नष्ट करते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन मछुआरों को रोको ताकि हमारी प्रजातियां बची रहें। इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मछली की ये बात सुनकर चीकू उससे वादा करता है कि वो मछुआरों को यहाँ से मछली पकड़ने से रोकेगा। ये वादा करके चीकू अपने गांव जाता है, जहाँ वो देखता है कुछ मछुआरे तालाब में मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर चीकू उनके सामने हांफते हुए आता है और घबराते हुए उनसे कहता है, आप लोग उस तालाब में मत जाओ, मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस देखा है। उसने मुझसे बोला कि अगर आज कोई भी मछुआरा वहाँ गया तो वो सबको मार डालेगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। मेरी सबसे विनती है आप लोगों से कि आप सब वहाँ पर मत जाइए। चीकू की बात सुनकर सारे मछुआरे डर जाते हैं और उस तालाब पर जाना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद चीकू दोबारा से तालाब पर जाता है और उस मछली से कहता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब तुम बताओ तुम मेरी मदद कैसे करोगी और किस तरह से हमारी गरीबी को खत्म करोगी? चीकू की आवाज सुनकर वो जादुई मछली बाहर आती है और बाहर आकर चीकू को 3 जादुई चक्की देती है और उसे कहती है, ये है जादुई चक्की। एक जादुई चक्की से सोना निकलेगा और दूसरी चक्की से चांदी और तीसरी चक्की से हीरा। इस चक्की से निकलने वाले धन दौलत से तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। पर हाँ, अगर मन में पाप रखा तो ये चक्की अपना काम करना बंद कर देगी। इसीलिए इस चक्की का प्रयोग उतना ही करना जितना कि तुम्हें जरूरत हो। ये सब सुनकर चीकू हैरान हो जाता है और इन तीनों चक्कियों को लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर रूपा को हैरानी होती है और उसे विश्वास नहीं होता। चीकू अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए पहली चक्की को चलाता है, जिसमें से कुछ चांदी बाहर निकलती है। उसके बाद दूसरी चक्की चलाता है, जिसमें से सोना निकलता है। इसी तरह से फिर वो तीसरी चक्की चलाता है, जिसमें से हीरे निकलते हैं। ये सब देखकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है और शाम को जब भुवन घर आता है तो वो ये सारी बातें भुवन को बताती है। ये सब जानकर भुवन रूपा और चीकू से कहता है, सच में ये जादुई चक्की है, पर हमें इन जादुई चक्कियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना। हम जरूरत के अनुसार इस चक्की का प्रयोग करेंगे। और अभी जो इनमें से कुछ जेवर निकले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इन सोने चांदियों को बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ, जिससे आज हम अपने बेटे का बर्थडे मनाएंगे। ये बोलकर भुवन कुछ सोने और चांदी लेकर जाने लगता है, पर ये सब उसका एक पड़ोसी देख लेता है और वो उस चक्की की चोरी करने की सोचता है। रात को जब भुवन अपने बेटे का बर्थडे मनाता है तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ सो जाता है, जिसके बाद उसका पड़ोसी चुपके से उसके घर में आ जाता है और उसकी चक्की को उठाकर ले जाता है और उस चक्की को चलाने लगता है। पर उस चक्की से ना तो सोना निकलता है और ना ही चांदी और ना ही हीरे। उस चक्की से निकलता है तो सिर्फ नमक। ये देखकर उसका पड़ोसी हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, ये कैसी बकवास चक्की है, इसमें तो सिर्फ नमक आ रहा है। लगता है इसको चलाने में कोई मूल मंत्र है जो सिर्फ उसके परिवार को पता है। एक काम करता हूँ, इस चक्की को वापस भुवन के घर रख आता हूँ
और कल सारे गांव वालों को इस चक्की की सच्चाई बता दूंगा। ये बोलकर भुवन का पड़ोसी उन चक्कियों को भुवन के घर रखाता है और अगले दिन सारा सच गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद सारे गांव वाले भुवन के पास जाते हैं और उस चक्की का राज पूछते हैं। गांव वालों की भीड़ देखकर भुवन भी सारी सच्चाई उन्हें बता देता है और गांव वालों से कहता है, हाँ, ये चक्की जादुई चक्की है, पर ये चक्कियां अपना काम तब करती हैं जब कोई सच में मुसीबत में हो और सच्चे दिल से इस चक्की की मदद चाहे। अगर मन में पाप रखकर हम कोई भी कार्य इस चक्की से करेंगे तो ये जादुई चक्की अपने जादू से सोना, चांदी और हीरे नहीं देगी। इसीलिए हम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की का यूज करना चाहिए, पर अपनी आवश्यकता के अनुसार। सारे गांव वाले भुवन की बात मान जाते हैं और भुवन उन तीनों चक्कियों को अपने ही पास रखता है। और जब भी किसी गांव वालों को पैसे या सोने, चांदी या हीरे की जरूरत पड़ती तो भुवन के पास आते और भुवन उस चक्की को चलाकर गांव वालों की मदद करता और सभी की जरूरतों को पूरा करता था। और इसी तरह से वो एक छोटा सा गांव आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा गांव बन जाता है।